दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं एक बार फिर से नई कहानी के साथ आपके सामने हूं, जो है मशहूर जेम्स हेडली चेज की मौत का सफर। तो आइए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लीजिए ताकि ये कहानी आपको टाइम पर मिल पाए। मौत का सफर। फिनर नाइक टेंगल के कारखाने में बैठा था और एक छोटे आदमी को ताबूत बनाते देख रहा था। तभी रेजर वहां पहुंचा। उसने फिनर के पास आकर कहा, हमारे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं यहाँ 8 बजे आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। फिनर ने जेब से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और फिर पूछा, क्या काम है? तुम्हें वहीं चलकर पता चल जाएगा। सुनो रेजर, जो कुछ भी काम हो, लेकिन उस काम में तुम मेरे साथ नहीं होगे। ये बताओ काम क्या है? रेजर ने अपने हाथ के अंगूठे से अपना चेहरा खुजाया और फिर धीरे से बोला, हमने किसी को चिंक देने का वादा किया है। हम आज रात उन्हें पहुंचाने जा रहे हैं। ओके, मैं यहीं मिलूंगा, फेनर ने कहा। रेजर चला गया। इस आदमी के साथ दोस्ती कर लो, नाइटेंगल ने फेनर से कहा। नहीं, मैं इससे सख्त नफरत करता हूं। मैं इसे मार डालूंगा, फेनर ने नफरत भरे अंदाज में कहा। फिर फेनर ने एक ताबूत के सिरे पर अपनी उंगली घुमाई और नाइटेंगल की बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो नाइटेंगल, मैं इस पर बराबर नजर रखूंगा। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। क्यूरली मेज पर बैठी रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, वो उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। फेनर ने बड़े प्यार से कहा, बेबी, आज सुबह तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। क्यूरली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और बोली, मैं इतनी मीठी चाशनी नहीं हूं। ऐसा मत सोचो, जब तुम कोई काम करोगी तो कैसी हो जाओगी, तुम्हें हैरानी नहीं होगी। क्यूरली ने अपनी कलम रोककर उसकी तरफ मीठी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम अब काम में लग गए हो ना? हाँ। उसने देखा? हाँ, मैंने उसे देखा। क्यूरली ने सिर उठाकर कहा, मेरा ख्याल है वो अच्छा आदमी है, लेकिन मेरा ख्याल दूसरा है। तुम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, फेनर ने कहा। सुनो बेबी, कॉल्स का तुम्हारे लिए कुछ मतलब है? नहीं, उस आदमी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं, क्यूरली ने कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। फेनर सड़क पर निकल आया। वो सोचने लगा, क्यूरली कॉल्स के लिए बहुत सोचती है, लेकिन यहां काम कर रही है, इसमें कोई जरूर राज है। वो गली में घूमता रहा और अगले कदम के बारे में सोचता रहा। फिर वो एक बार में चला गया। उसने थोड़ी सी शराब पी। अचानक उसने महसूस किया उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने सड़क पर खड़े खड़े इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब उसे इत्मीनान हो गया तो वो शहर की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो फेडरल बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। वो कुछ देर तक इधर उधर गहरी नजरों से देखते हुए बिल्डिंग के बाहर टहलता रहा। फिर वो बिल्डिंग में घुस गया और लिफ्ट से फेडरल फील्ड के सामने पहुंच गया। फेडरल एजेंट का नाम हॉस्किस था। वो मेज के पीछे खड़ा था। फेनर को देखते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फेनर ने हाथ मिलाया और हॉस्किस की टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने कोट की भीतरी जेब में से कुछ कागज निकालकर हॉस्किस को दे दिए। मेरा नाम फेनर है, ये मेरा लाइसेंस है जो मुझे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने की आज़ादी देता है। मैं यहाँ अपने क्लाइंट के काम से आया हूँ। हॉस्किन ने कागज की जांच की और फिर बोला, क्या तुम वही आदमी हो जिसने ब्लाइंड डिश किडनैपिंग केस का पता लगाया था? जी हाँ। तब ठीक है, मुझे ब्रेटन ने बताया। उसने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सका तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हॉस्किस ने खुशी से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी मेरा ध्यान एक लड़की पर है। मैंने कॉल से मेल जोल कर लिया है। वो बहुत बड़ा जालसाज है। मैं उसके गिरोह के साथ उसे पकड़वा दूंगा। मैं अभी तुम्हारे आदमियों को दौड़ाना नहीं चाहता। आज रात मैं रेजर के साथ चिंक इकट्ठे करने जा रहा हूँ। तुम 8 बजे यहीं मौजूद रहना। हो सकता है कि तुम्हें उसके बारे में कोई
इन्फॉर्मेशन मिले। सुनो फिनर, अगर कॉल्स को पता चल गया तो तुम्हें बिल्लियों के खाने के लिए गोश्त में बदल दिया जाएगा। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूँ, मैंने यहाँ आते वक्त पूरी सावधानी बरती है। मेरा ख्याल है मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम इस ग्रोह पर छापा क्यों नहीं मारते? हमारे पास ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत। हम जानते हैं कि उसका धंधा क्या है, लेकिन बिना कोई सबूत हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। हमने हवाई जहाज़ों से, नाव से समुद्र तट की चौकसी की है। एक बार हमने उसे पकड़ लिया था, लेकिन हमें उसकी मोटर बोटों में कुछ नहीं मिला था। बहुत ही मजबूत गिरोह है। मैं परेशान हूँ कि वो किस तरह इतनी जल्दी निकल जाते हैं। हमारी मोटर बोटों की आवाज़ सुनते ही न जाने कहाँ गुम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आज रात उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करें तो आपको निराशा नहीं होगी। मैं इस रेजर को जेल में देखना चाहता हूँ। मैंने आपको अपने बारे में पहले ही इसलिए बता दिया है कि अगर रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए तो मुझ पर शक न किया जाए। फिनर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। हॉस्किन ने हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हें आज रात क्या करना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम चौकसी रखना। ठीक है, हम आज रात भर मोटर बोट से तुम्हारी चौकसी करेंगे। फिनर ने उससे विदा ली और बिल्डिंग से निकलकर सड़क पर आ गया। कुछ देर बाद फिनर वाटर फ्रंट पर पहुंच गया। उसने वहां व्यूसी को अपने साथ लिया और फ्लैगलर होटल पहुंच गया। जब वो दोनों कमरा नंबर 47 में पहुंचे तो कॉल्स सामने खड़ा था। उसने उन दोनों को देखकर उनकी तरफ गर्दन हिलाई और व्यूसी से बोला, तुम बाहर जाओ और आराम करो। व्यूसी ने हैरानी से कॉल्स की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कल रात नोलिन के यहाँ क्यों गए थे? तुम्हारे आदमियों के साथ मैं काम करता हूँ, इसलिए उनके साथ जुआ नहीं खेल सकता। फिनर ने मजबूती से उत्तर दिया। ये तो ठीक है, लेकिन तुम नोलिन के ऑफिस में क्यों गए थे? फिनर ने देखा कॉल्स उसके सामने खड़ा था और उसका हाथ उसके कोट की जेब के पास था। उसने जल्दी से कहा, मैं वहां जुआ खेलने गया था, लेकिन नोलिन ने मुझे वहां से निकाल दिया। उसने साफ लफ्जों में मुझसे कहा कि वो कॉल्स के किसी भी आदमी को अपने जुआ घर में देखना पसंद नहीं करता। तुमने मिस लीडलर से बात करने की कोशिश क्यों की? कॉल्स ने दूसरा सवाल किया। कोई भी आदमी इतनी सुंदर औरत को देखकर उसे पाने या उससे बातचीत करने की कोशिश करे, ये तो नेचुरल है। वो बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा था कि उससे दोस्ती कर ली जाए। फेनर ने कहा, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? कॉल्स की आंखें फैल गईं। उसने बड़ी नरमी से कहा, इस पूछताछ से नाराज मत होना रोज। मुझे तुम्हारा ये एक्टर्स जैसा ढंग एकदम पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारी निगरानी करनी पड़ेगी। तुम बेकार ही नर्वस हो रहे हो। तुम्हें नोलिन से डरने की कतई जरूरत नहीं है, फेनर ने कहा। तुम जा सकते हो, कॉल्स ने कहा और अपना सिर झटक कर खिड़की की तरफ चल दिया। विचारों में डूबा फेनर बाहर निकल आया। वो सोच रहा था कि कॉल्स वैसा आदमी नहीं है कि जैसा उसने सोचा था। वो अपने आदमियों के लिए हर वक्त सतर्क रहता है। उसने व्यूसी से कहा, मैं 1 सेकंड बाद तुमसे मिलूंगा। मैं अपने होटल को फोन करना चाहता हूँ। मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं आज रात नहीं आ रहा। फिनर अपने आप को दोनों से मिलाए रखना चाहता था। उसने नोलिन का फोन नंबर मिलाया। व्यूसी टेलीफोन बूथ के बाहर ही खड़ा रहा। फिनर ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, नोलिन, मैं रोज बोल रहा हूँ। सुनो, कॉल्स तुम्हारे जुआ घर के बारे में कोई प्लानिंग बना रहा है। वो तुम्हारा कोना मैनेजर तुम्हारे यहाँ कितने दिनों से है? 2 महीने से। नोलिन की आवाज घबराई हुई थी। उसने जल्दी से कहा, मैं उसे चेक करूं? हाँ, मैं जान गया हूं कि वो किसके लिए काम करता है, फेनर ने कहा और रिसीवर रख दिया। बाहर आकर उसने ब्यूसी की बाह पकड़ते हुए कहा, अब हम चलेंगे। आज रात मुझे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कठिन काम है। ब्यूसी उसके साथ साथ चलने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे भी काम की तारीख मिल गई है। फेनर हावर्ड तो होटल के अपने कमरे में पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई है। उसने बत्ती नहीं जलाई। वो आहट लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कोई आहट नहीं सुनाई दी।
फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में वो अकेला नहीं है। कमरे के खुले हुए दरवाजे से कॉरिडोर की आती हुई धीमी रोशनी में उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो किसी की गंध महसूस कर रहा था। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया और दीवार पर लगे स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। खट की आवाज के साथ ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई। उसने अपने बिस्तर के पास फर्श पर किसी औरत की काली पोशाक और एक हाथ लंबे फीते वाले जूते पड़े देखे। वो जूते भी किसी औरत के थे। और फिर उसकी नजर अपने बिस्तर पर पड़ी। उसके बिस्तर पर ग्लोरी लीडलर लेटी हुई थी। उसकी दोनों पतली बाहें चादर पर थीं, जो उसने अपने बदन से चिपका रखी थीं। ग्लोरी ने एक नज़र फेनर पर डाली और फिर आंखें मूंद लीं। उसकी दोनों गोरी गोरी बाहें चादर के बाहर ही थीं। उसके लाल सुनहरे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। फेनर ने अपना रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रख लिया। वो एक और बात सोच रहा था। वो बहुत थका हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर ये चली जाए तो वो आराम से सो जाए। उसके होते हुए वो इस बिस्तर पर आराम से नहीं सो सकेगा। ग्लोरी सोते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। फेनर फर्श पर रखे लैंप के पास गया, उसे उठाया और सीलिंग पर रख दिया। लैंप की रोशनी बहुत ही धीमी थी, लेकिन उस धीमी रोशनी में भी फर्श साफ दिखाई दे रहा था। उसने दो छोटे छोटे लाल धब्बों को कारपेट पे देखा। ये सुर्ख धब्बे पहले वहां नहीं थे। उसने ध्यान से उन सुर्ख निशानों को देखा और फिर ग्लोरी के जूतों को देखने लगा। ग्लोरी के जूतों के निशान उसके कमरे में कई जगह पड़े दिखाई दे रहे थे। बिना जूते के तले देखे ही वो सब कुछ समझ गया था कि ये खून के निशान हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि ग्लोरी को ये पता चल जाए कि वो इस बात को जान गया है। उसने ग्लोरी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए। तुम ही ने तो कहा था कि मैं तुमसे हॉवर्थ में आकर मिलूं, जहां तुम ठहरे हुए हो, और तुम मुझसे होटल में बात करना चाहते हो। इसलिए मैं यहाँ चली आई, और जब मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई तो बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने सोचा कि तुम आज रात वापस नहीं आओगे। तुम यहाँ कब आई? कब से क्या मतलब है तुम्हारा? ग्लोरी की स्लेटी आंखें बुझ गईं। मतलब है कितने बजे? 9 बजे। मैं काफी देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही और फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। तुमको किसी ने अंदर आते हुए देखा था? ग्लोरी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने बड़ी कठिनाई से बिस्तर पर करवट बदली। उसकी पतली पतली टांगें चादर में साफ दिखाई दे रही थीं। एक लंबी गहरी सांस उसके होंठों से निकल गई। उसने कहा, तुम तो इस तरह पूछताछ कर रहे हो जैसे पुलिस वाला टेढ़े मेढ़े सवाल करता है। फेनर तेजी से अपने बिस्तर के पास चला गया और पलंग की पट्टी पर बैठ गया। ये सोने का नाटक मत करो बेबी, मैं जानता हूं तुम सो नहीं रही। फेनर ने उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। ग्लोरी ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। फेनर उसके इतने पास था कि उसके बाल फेनर के कंधों पर बिखर गए। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। जाओ, अंदर कवर में जाकर लेट जाओ। तुम एक नॉर्मल लड़की से इतनी बड़ी हो गई हो कि ये सब चीजें छोटी दिखाई देने लगी हैं। ग्लोरी ने चादर कसकर अपने बदन पर लपेट ली और उसी तरह बैठी रही। तुम कुछ परेशान और डरी डरी दिखाई दे रही हो। फेनर ने बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्या बात है? मैं परेशान हूं? डरी हूं? क्या मतलब? ग्लोरी ने झटके से पूछा। फेनर उठकर उसके जूतों के पास चला गया। उसने उनमें से एक जूता उठा लिया और बड़ी सावधानी से उसको देखने लगा। जूते का तला खून से लिथड़ा हुआ था। उसने बड़े ध्यान से जूते के तले में लगा हुआ खून देखा और फिर तला ग्लोरी की तरफ घुमा दिया। उसने खून में लिथड़े जूते की उसे हल्की सी झलक दिखाई और फिर उसे वहीं रख दिया। ग्लोरी जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छिपा लिया और सुबक सुबक कर रोने लगी। फेनर रोती हुई ग्लोरी पर नजर डालता हुआ एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी में से स्कॉच की बोतल निकाली। एक गिलास में थोड़ी सी स्कॉच उड़ेली और एक ही सांस में गिलास खाली करके मेज पर रख दिया। उसने जेब से एक सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और फिर अपना कोट और हैट उतारकर हैंगर पर लटका दिया। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तब बता देना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, वो बोली। फेनर वापस बिस्तर पर बैठ गया
और ग्लोरी की तरफ देखते हुए कड़ाई से बोला, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मेहरबानी करके फौरन यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि मैं मर्डर के किसी भी मामले में नहीं फंसना चाहता। ग्लोरी ने सिसकियों के बीच कहा, मैंने उसकी लाश फर्श पर पड़ी देखी है। किसी ने उसे गोली मार दी थी। फेनर ने अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा, किसकी लाश? हैरी थेलर की लाश। वो आदमी जिसे मैं चाहती थी, वो कहाँ है? फेनर ने जल्दी से पूछा। ग्लोरी ने वाटर फ्रंट की तरफ अपना इशारा कर दिया। फेनर को हैरानी का झटका लगा। ग्लोरी रो नहीं रही थी, बल्कि नाटक कर रही थी। वो अपनी बोट में है, ग्लोरी ने बताया। तुमने उसे कब देखा? यहाँ आने से पहले। फेनर ने अपनी आंखें मिचमिचाई और उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना कोट और हैट दोबारा पहन लिया। तुम यहीं रहना, मैं उसे देखने जा रहा हूं। फेनर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ग्लोरी ने कहा। नहीं, तुम यहीं रहो। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा, तुम ना तो कहीं जाना और ना इस सिलसिले में किसी से कुछ कहना, फेनर ने कहा और कमरे से निकलकर वाटर फ्रंट की तरफ चल दिया। नैन्सी डब्ल्यू बीच पर खड़ी थी। फेनर उछलकर उस मोटर लॉन्च में पहुंच गया। वो लॉन्च के मेन केबिन में था। केबिन में घुप्पा अंधेरा छाया हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी केबिन पर डाली। केबिन खाली पड़ा था। वहां कोई भी नहीं था। उसने सारी लॉन्च देख डाली। सोने के केबिन से रोशनी बाहर आ रही थी। हालांकि केबिन बंद था। फेनर ने सोचा शायद उस केबिन में थेलर हो, लेकिन वहां कपड़ों का ढेर पड़ा था। थेलर लॉन्च में नहीं था। वो सावधानी से कदम रखता हुआ एक दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दराज खोली। उस दराज में उसे क्यूरली एविस का एक छोटा फोटो मिला। फेनर हैरान रह गया। उसने फोटो उठाकर अपनी जेब में रख लिया और दराज बंद कर दी। वो फोटो कई साल पुराना मालूम होता था। उस केबिन की बत्ती बुझाकर वो दोबारा मेन केबिन में चला गया। उसने बड़े ध्यान से कारपेट का निरीक्षण किया। बहुत बारीकी से देखने के बाद उसे पता चला कि कारपेट एक जगह खूब अच्छी तरह धोया गया था। वो अपने सिर को खुजाते हुए उठ खड़ा हुआ और उसे विश्वास हो गया कि थेलर लॉन्च में नहीं है। क्या थेलर वाकई मर गया? क्या ग्लोरी ने सच कहा था? अगर किसी ने उसका मर्डर कर दिया तो उसकी डेड बॉडी कौन उठा ले गया? कारपेट किसने धोया? क्या उसका मर्डर ग्लोरी ने किया? आखिरी बार जब उसने उन दोनों को देखा था तो दोनों फ्रेंडली तो नहीं लग रहे थे। अचानक उसके मुंह से निकला, बहुरूपिया। और फिर वो केविन से निकल आया। जैसे ही वो केविन से बाहर आया, उसकी नजर वाटर फ्रंट के दूसरे ओर अंधेरे में खड़ी एक छाया पर पड़ी। एक कार में से दम घुटने जैसी आवाज सुनाई दी। वो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। तभी एक सनसनाती हुई गोली उसके पास से गुजर गई। वो समझ गया कि वो गोली उसी को निशाना बनाकर चलाई गई थी। उसने फुर्ती से अपनी जेब में से रिवॉल्वर निकाल लिया। तभी उसने सड़क पर कार स्टार्ट होने और सड़क पर टायरों के रगड़ने की आवाज सुनी। कार एक कोने की ओर जाकर आंखों से ओझल हो गई। अब सारी चीजें साफ होती जा रही थीं। वो हावर्थ होटल की तरफ वापस चल पड़ा। वो अपने आप को छिपाते हुए सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था। वो हावर्थ होटल में अपने कमरे में पहुंचा तो उसने ग्लोरी को उसी तरह बिस्तर पर बैठे देखा जिस तरह उसे बैठा छोड़कर गया था। उसके चेहरे पर दुख की हल्की हल्की रेखाएं थीं। उसने पलंग के पास से एक कुर्सी खींच ली और बैठ गया। क्या थेलर की लाश तुमने मेन केबिन में पड़ी देखी थी? फेनर ने उदासी से कहा। हाँ, कोई थेलर की लाश उठा ले गया है। समझ में नहीं आता किसी ने ऐसा क्यों किया। अगर कोई किसी को फंसाना चाहता था तो वो तुमको फंसा सकता था। इससे केवल दो ही अंदाजे लगाए जा सकते हैं। या तो थेलर का मर्डर तुमने किया और फिर उसकी लाश लॉन्च से उठाकर समुद्र में फेंक दी, और अगर थेलर का मर्डर तुमने नहीं किया तो हत्यारे कुछ वक्त के बाद आए और किसी वजह से उसकी लाश उठाकर ले गए। ये भी हो सकता है कि तुमने उसे बोर्ड के ऊपर फेंक दिया हो और उसे देखकर कोई उठा ले गया। ग्लोरी ने अपनी पतली पतली नाजुक बाहें फेनर को दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हारा अंदाजा है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? वो मुझसे बहुत बड़ा और ताकतवर था। फेनर ने नैन्सी डब्ल्यू मोटर लॉन्च के केबिन में घटी घटना की सही संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, वो अपने आप में बड़बड़ाया।
ग्लोरी का सुंदर गुलाबी चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे का सारा आकर्षण खत्म हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर उन्होंने उसकी लाश कहीं छुपा दी होगी तो कोई भी नहीं जान सकेगा कि वो मर गया। हो सकता है। ग्लोरी फिर बिस्तर पर लेट गई। उसने तकिया उठाकर अपने सीने से लगाकर कहा, इस बारे में ज्यादा सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, मैं देख लूंगी। फेनर ने चौंक कर देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक उठीं। कुछ पल के बाद फेनर ने पूछा, तुम्हारी बहन मेरिन कहाँ है? ग्लोरी एकदम उछल पड़ी। हालांकि वो मुश्किल से 1 इंच ही उछली होगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो 1-2 गज उछली हो। फेनर ने झुककर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में भावुकता झलक रही थी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? ग्लोरी ने पूछा। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? फेनर उसे अपनी बाहों में समेटकर बिस्तर पर जा बैठा। उसने ग्लोरी की आंखों में झांकते हुए पूछा, ऐसा लगता है तुम एक नहीं दो हो। क्या मतलब? ग्लोरी ने पूछा। फेनर ने अपनी जेब में से सिगरेट केस निकाला और उसमें से वो लेटर निकाला जो उसे मोरिन के पर्स में मिला था। इसे देखो, उसने कहा। ग्लोरी ने उसे पढ़ा, लेकिन फेनर को उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दिया। उसने अपने सिर को झटकते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि ये प्यो कौन है, नोलिन कौन है। फेनर उठकर मेज के पास चला गया और एक पैड और पेंसिल लेकर बिस्तर पर आ बैठा। उसने पेंसिल और पैड ग्लोरी की तरफ बढ़ाकर कहा, इस लेटर को मेरे सामने लिखो। जैसी ग्लोरी उठी, फेनर का मन नफरत से भर उठा। उसने नफरत भरे अल्फाज में कहा, ठहरो। वो बिस्तर से उठकर एक अलमारी के पास चला गया। उसने अलमारी में से अपना एक पायजामा और एक जैकेट निकाली और उसे ग्लोरी के ऊपर फेंक कर बाथरूम में चला गया। कुछ देर के बाद जब वो बाथरूम से निकला तो ग्लोरी ने पायजामा और जैकेट पहन ली थी और जैकेट की आस्तीनें मोड़कर पलंग पर बैठी थी। उसकी राह देख रही थी। तो मुझे लेटर लिखने के लिए क्यों कह रहे हो? ग्लोरी ने पूछा। तुम लिखो तो। ग्लोरी ने पैड पर उस लेटर की नकल कर दी। फेनर ने दोनों लेटरों की लिखावट मिलाई, लेकिन उनमें कोई भी समानता नहीं थी। उसने पैड मेज पर फेंक दिया और बिस्तर से उतरकर धीरे धीरे कमरे में इधर उधर घूमने लगा। ग्लोरी उत्साहित सी उसे देख रही थी। तुम्हारी एक बहन थी ना? फेनर ने पूछा। वो कुछ हिचकिचाई, फिर बोली, हाँ है, लेकिन हमने काफी दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा। कितने वक्त से नहीं देखा और क्या नहीं देखा? 4-5 साल हो गए। मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं और मैरिन ठीक तरह से नहीं रहते थे। मैरिन दिन रात यही सोचती रहती थी कि हम किस ढंग से रह सकते हैं। हम दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसने मन ही मन अपनी सिचुएशन को संभालने का फैसला कर लिया था। इसलिए जब हमारे पिता की मौत हुई तो वो घर छोड़कर चली गई। तुम झूठ बोल रही हो, फेनर ने गुस्से से कहा। अगर तुम दोनों ने इतने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा तो वो मेरे पास क्यों आई थी और उसने मुझसे ये झूठ क्यों बोला था कि तुम बिछड़ गई हो? ग्लोरी की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने गुस्से भरे शब्दों में कहा, मैं नहीं जानती कि वो तुम्हारे पास क्यों आई थी। तुम कौन हो और ये क्यों पूछ रहे हो? नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि तुमने मैरिन को आखिरी बार कब देखा था? मैं हैरी के साथ न्यूयॉर्क में थी। हम साथ साथ रहते थे। हमें साथ साथ रहते अभी 2 हफ्ते ही बीते थे। हम लोग ट्रैवल पर थे। मैरिन से अचानक मेरी मुलाकात हो गई। उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं उसके होटल में आऊं, लेकिन मेरे साथ हैरी था, इसलिए मैं उसके होटल में उससे मिलने नहीं गई। मैंने उसके होटल में एक स्लिप भिजवा दी थी और फिर हैरी के साथ फ्लोरिडा चली आई थी। फेनर बिस्तर पर आ बैठा। उसने ग्लोरी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लग रहा था या तो तुम झूठ का पुलिंदा सुना रही हो या कोई ऐसी बात है जिसे तुम छुपा रही हो। ग्लोरी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या तुम 12 चीनियों के बारे में कुछ बताओगी? 12 चीनी? मुझसे कुछ छुपाओ मत, साफ साफ बताओ, फेनर ने कहा। और फिर ये लीडलर क्यों? डिले क्यों नहीं? लीडलर मेरा शादी का नाम है, लेकिन मैंने शादी के 1 साल बाद ही तलाक ले लिया था। तुम्हारा पति कहाँ है? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सुनो ग्लोरी, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बहन मेरिन की 1 हफ्ते पहले ब्रुकलिन में एक मकान में हत्या कर दी गई है, फेनर ने गंभीर आवाज में कहा।
कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर ग्लोरी बोली, नहीं, मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकती। और फिर वो फेनर के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगी। फेनर ने मजबूती और भरोसे से भरी आवाज में कहा, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच है कि मेरनी की हत्या हो चुकी है। मुझे मेरिन बहुत पसंद थी। वो मेरे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे तब मिली जब उसे मार डाला गया। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं उस आदमी की खोज करके ही दम लूंगा जिसने मेरिन को मारा है। ग्लोरी ने अपना कोट अपने हाथ में ले लिया। उसने कोट घुमाया और फेंक दिया। मेरिन मर गई और तुम यहाँ बैठे मुझे उसकी हत्या की कहानी सुना रहे हो? तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? मेरिन, मेरिन। फेनर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे सहलाते हुए बोला, जो हो गया सो हो गया, तुम उसे बदल नहीं सकती। जानती हो मेरिन के साथ क्या हुआ? ग्लोरी ने एक नज़र फेनर पर डाली और सिसकने लगी। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उसकी आंखें घायल जैसी लग रही थीं। कुछ देर बाद उसने कहा, फैंसी मेरिन की हत्या कर दी गई। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना मुंह तकिए में छुपा लिया और जोर जोर से सिसकने लगी। अचानक फेनर को एक ख्याल आया। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया और फिर उसका सिर तकिए पर से उठाया और पकड़े पकड़े ही बड़ी सावधानी से उसका पैजामा और जैकेट सरका कर उसकी पीठ देखी। उसने उसकी जैकेट सरका दी और उस पर चादर डाल दी। ग्लोरी एकदम मुड़ी। उसकी आंखें अचानक चमक गई। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? उसने गुस्से से पूछा। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बहन की पीठ पर घाव के निशान थे? फेनर ने पूछा। तुम हर बात जानते हो, फिर भी तुम्हें नहीं मालूम? ग्लोरी ने कहा और फिर फूट फूट रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहते देखकर फेनर उठा और खिड़की की तरफ चला गया। वो बुरी तरह थकान महसूस कर रहा था। उसने जमाई लेकर कहा, मैं और ज्यादा जानकारी के लिए तुमसे कल मिलूंगा। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ग्लोरी के सुबकने की आवाज सीढ़ियों तक आ रही थी। वो होटल के रिसेप्शन हॉल में पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहकर एक और कमरे का अरेंजमेंट कर लिया। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।